हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम क्लास 9th के लिए सोशल साइंस के असर्शन रीजन के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं? इन क्वेश्चंस में बेटा दो स्टेटमेंट हमें दी गई होती हैं, एक असर्शन, दूसरी रीज़न। असर्शन को ए से भी लिखा जाता है और रीज़न को आर लिखा होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में पहले हम दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अगर तो दोनों स्टेटमेंट सही होती हैं, फिर ये देखना होता है कि क्या रीज़न असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए क्वेश्चंस को करते हैं और साथ साथ में इनको करने के तरीके को और डिटेल में समझेंगे। पहला क्वेश्चन, इसकी असर्शन रीड करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज वंस डिस्ट्रॉयड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिस्टोर देम। जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, अगर वो एक बार डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो उनको रिस्टोर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो बिल्कुल सही है, नेचुरल रिसोर्सेज अगर एक बार डिस्ट्रॉय हो जाएं तो दोबारा से हम इसको ईजिली रिस्टोर नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे असर्शन सही है हमारा। रीज़न देख लेते हैं। रिसोर्सेज लाइक सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आर बिल्ट अप ओवर मैनी ईयर्स। तो जैसे नेचुरल रिसोर्सेज हमें दिया है यहाँ पे सॉइल फर्टिलिटी और ग्राउंड वाटर, तो क्योंकि इनको बनने में बहुत साल लगते हैं, तो अगर ये एक बार डिस्ट्रॉय हो गए तो हम दोबारा से इनको रिस्टोर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारी जो असर्शन है वो भी बिल्कुल सही है, जो इसमें बताया गया है बिल्कुल सही है, और रीज़न में भी जो स्टेटमेंट दी गई है वो सही है। और रीज़न इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि नेचुरल रिसोर्सेज को रीस्टोर करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और डिफ़िकल्ट क्यों है? क्योंकि इनको बनने में बहुत साल लग जाते हैं, इसीलिए इनको रीस्टोर करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो यहाँ पे हमारा असर्शन रीज़न दोनों सही हैं, और जो असर्शन है जो रीज़न है वो असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगर तो देखो बेटा, अगर रीज़न असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा होता, दोनों स्टेटमेंट में बिल्कुल अलग बातें कही होती, देन हमारा आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होना था। और अगर दोनों में से एक स्टेटमेंट असर्शन अगर गलत हो जाती तो हमारा आंसर होता डी ऑप्शन, आर इज़ ट्रू बट ए इज़ फॉल्स। और अगर रीज़न गलत होता और असर्शन में सही चीज़ कही होती, देन हमारा आंसर ऑप्शन सी होना था। सभी तरह के क्वेश्चंस को आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे अलग अलग ऑप्शन हमारा आंसर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के असर्शन में क्या है? फिजिकल कैपिटल इज क्लासिफाइड एज फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। तो बिल्कुल सही है। इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर में जब हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ते हैं तो फिजिकल कैपिटल के अंदर हम दो तरह की कैपिटल्स पढ़ते हैं, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल और दूसरी होती है वर्किंग कैपिटल। तो असर्शन बिल्कुल सही है यहाँ पे। रीज़न क्या दिया है? मनी इज अ फिक्स्ड कैपिटल, इट इज़ यूज टू मेक पेमेंट्स एंड बाय अदर नेसेसरी आइटम्स। तो यहाँ पे उन्होंने जो रीज़न है वो गलत है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो मनी है वो फिक्स्ड कैपिटल है, लेकिन हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में पढ़ा है कि मनी एक वर्किंग कैपिटल है, जो आपको डेली के डेली वो चाहिए होती है ना। एक बार ख़त्म हो जाती है तो आपको और मनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मनी एक बार आपने लगा ली, आपके पास आ गई तो वो ख़त्म नहीं होगी, वो हमेशा आपके पास फिक्स रहेगी। तो यहाँ पे रीज़न हमारा गलत है। तो जब रीज़न गलत है तो ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि रीज़न असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसकी एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ए ठीक है, असर्शन में जो कहा गया है वो बिल्कुल सही है, लेकिन रीज़न में जो बात कही गई है वो पहली बात तो स्टेटमेंट ही गलत है। तो अगर स्टेटमेंट गलत है तो हमें ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि वो उसकी सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज़ इंडियाज़ एमिनेंट पोजीशन इन द इंडियन ओशन विच जस्टिफाइज द नेमिंग ऑफ एन ओशन आफ्टर इट। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इंडिया की जो एमिनेंट पोजीशन है, कहाँ पर? इंडियन ओशन में। इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो इंडियन ओशन में काफ़ी लंबी है, इसी वजह से इंडिया की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा एमिनेंट है, और इसके चलते ही
ये चीज़ जस्टिफाई भी करती है कि एक ओशन का नाम इंडिया के नाम के ऊपर रखा गया है, तो असर्शन बिल्कुल सही है यहाँ पे। रीज़न में देखते हैं, इंडिया इज़ अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट, इट हैज़ अ सेंटर लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। तो बिल्कुल सही है, इंडिया एशियन कॉन्टिनेंट का साउथवर्ड एक्सटेंशन है और काफ़ी ज़्यादा इसकी जो लोकेशन है और ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में पड़ती है, तो काफ़ी प्रोमिनेंट पोजीशन है इंडिया की। तो ये भी बिल्कुल सही हमें बताया गया है। यहाँ पे बेटा दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि इंडियन ओशन का नाम इंडिया के ऊपर रखा गया है, लेकिन नीचे क्या बात कर रहा है कि इंडिया जो है वो एशियन कॉन्टिनेंट का साउथवर्ड एक्सटेंशन है। तो दोनों में बिल्कुल अलग बातें हो रही हैं, तो इस वजह से रीज़न असर्शन को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा आंसर हो जाएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए आगे देखते हैं। The longitudinal extent of India is about 40 डिग्री। तो यहाँ पे असर्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 40 डिग्री नहीं है, वो अबाउट 30 डिग्री है। अगर आप देखोगे इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो लगभग 30 डिग्री के आसपास है। रीज़न देखते हैं, 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज़ टेकन एज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो ये रीज़न बिल्कुल यहाँ पे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड है उसको हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन के तौर पे लिया हुआ है, और यहाँ पे जो टाइम होता है वही टाइम पूरे इंडिया में माना जाता है। तो यहाँ पे रीज़न सही है हमारा, लेकिन असर्शन जो है वो बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, आर इज़ ट्रू बट ए इज़ फॉल्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल एट वेरी हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। बिल्कुल सही है कि जो छोटे फार्मर्स होते हैं उनको कैपिटल के लिए, कैपिटल अरेंज करने के लिए पैसे बोरो करने पड़ते हैं बहुत ज़्यादा हाई रेट पे। इंटरेस्ट जो है बहुत ज़्यादा हाई पड़ता है उनको। रीज़न क्या है, स्मॉल फार्मर्स कल्टिवेट ऑन स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड एंड दे लिटिल हैव सरप्लस। तो बिल्कुल सही है कि छोटे प्लॉट्स के ऊपर काम करते हैं, वो छोटे प्लॉट्स के ऊपर काम करते हैं और उनके पास सरप्लस नहीं होता है, बहुत कम सरप्लस होता है। इस वजह से उनके पास कैपिटल नहीं होती, कैपिटल अरेंज करने के लिए पैसे नहीं बचते हैं, जिस वजह से उनको पैसे उधार लेने पड़ते हैं। तो यहाँ पे जो रीज़न है वो असर्शन को बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यू एजुकेटेड मिडिल क्लास ऑफ 18th सेंचुरी बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। तो बिल्कुल सही है, ये हिस्ट्री के हमारे फर्स्ट चैप्टर से है। वहाँ पे हमने देखा था कि जो यूरोप के अंदर न्यू मिडिल क्लास इमर्ज हो रही थी, फ्रांस की अगर बात करें वहाँ पे जो न्यू मिडिल क्लास इमर्ज हो रही थी, तो उन्होंने जो फर्स्ट स्टेट के लोगों को जो प्रिविलेजेस मिले हुए थे बाय बर्थ, बस फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों को, तो उन्होंने उस चीज़ का विरोध किया था। क्यों विरोध किया था देखते हैं, रीज़न में बताया है हमें। दे बिलीव दैट अ पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट। तो इसी के चलते उन्होंने विरोध किया था कि किसी भी पर्सन को जो है वो बाय बर्थ, उसके बर्थ के बेसिस पे उसको प्रिविलेजेस नहीं मिलने चाहिए। उसको प्रिविलेजेस मिलने चाहिए उसकी मेरिट के आधार पर कि वो इंसान, वो आदमी कितना योग्य है। तो इस आधार पर उसको आप प्रिविलेजेस दीजिए, ना कि इस आधार पर कि उसने किस स्टेट में जन्म लिया है। तो बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट भी सही हैं और रीज़न असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा है, उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा अगेन ऑप्शन ए, बोथ आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A large group among the Jacobins decided to start wearing long striped trousers similar to those worn by the dock workers. तो जो जैकोबिन लोग होते थे, अपने आप को अलग दिखाने के लिए उन्होंने स्ट्रिप्ड ट्राउज़र्स पहनना स्टार्ट कर दिया था। लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउज़र्स पहनते थे
जिस तरह की डॉक वर्कर्स की कपड़े होते थे, तो उसी तरह की लॉन्ग स्ट्रिप उन्होंने ट्राउज़र पहनना शुरू कर दिया था। रीज़न क्या दिया है? दिस वॉज टू सेट देमसेल्व्स अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, स्पेशली नोबल्स हु वोर नी ब्रीचेस। तो बिल्कुल सही है कि उन्होंने ये चीज़ पहनना क्यों स्टार्ट की थी, लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउज़र क्यों पहनने लगे थे, क्योंकि वो अपने आप को फैशनेबल सेक्शन जो था लोगों का, उससे अलग दिखाना चाहते थे, अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते थे, दिखाना चाहते थे कि वो लोग उनसे अलग हैं। तो इसीलिए उन्होंने जो लॉन्ग ट्राउज़र थे वो पहनना स्टार्ट कर दिया था, एक अलग अपना ड्रेस कोड उन्होंने बना लिया था। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं और रीज़न भी बिल्कुल करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा अगेन फर्स्ट ऑप्शन, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है। काफ़ी पीछे छोटी क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं कि डेमोक्रेसी ही बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है बाकी सबके कंपैरिजन में अगर हम देखें। रीज़न देखते हैं। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बिल्कुल सही है। इंडिया क्या है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। बात दोनों में डेमोक्रेसी की हो रही बेटा, असर्शन भी डेमोक्रेसी की बात कर रहा है और रीज़न में भी डेमोक्रेसी की बात हो रही है, लेकिन उसने ऊपर बात की कि बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अगर तो नीचे हमें बताते इस चीज़ को और एक्सप्लेन करते कि बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों है, क्या रीज़न है, अगर वो चीज़ रीज़न में हमें बताई गई होती देन हम कहते कि रीज़न असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। लेकिन यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के बारे में उन्होंने बता दिया कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन रीज़न असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोथ आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In a democracy, it is not necessary that the final decision-making power must rest with those elected by the people. क्या कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी में ये ज़रूरी नहीं है कि डिसीजन मेकिंग की पावर उन लोगों के पास हो जिनको लोगों ने चुना है। तो ये बिल्कुल गलत है, नॉट वर्ड ऐड किया है, बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि जब हम डेमोक्रेसी के फीचर पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर में, तो उसमें पहला फीचर ही यही होता है, आई थिंक पहला या दूसरा, कि डेमोक्रेसी में डिसीजन उन लोगों के द्वारा लिए जाने चाहिए जिनको लोगों ने इलेक्ट किया है, तभी वो कंट्री रियल सेंस में डेमोक्रेटिक कंट्री होगी। अगर वहाँ पे डिसीजन ऐसे लोग लेते हैं जिनको लोगों ने इलेक्ट नहीं किया है, तो उस कंट्री को रियल सेंस में हम डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बोल सकते हैं। तो ये ज़रूरी होता है, नेसेसरी होता है कि फ़ाइनल डिसीजन उनके द्वारा लिए जाएं जिनको लोगों ने इलेक्ट किया है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि नॉट लिखा हुआ है तो असर्शन हमारे यहाँ पे बिल्कुल गलत है। रीज़न देखते हैं। इन अ डेमोक्रेसी पीपल पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, तो बिल्कुल सही है। डेमोक्रेसी में लोग पार्टिसिपेशन करते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भागीदारी करते हैं, उनकी भी सहभागिता होती है। तो यहाँ पे हमारा असर्शन गलत है, लेकिन रीज़न सही है। रीज़न में जो स्टेटमेंट बताई है वो सही है। देन हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, आर इज़ ट्रू बट ए इज़ फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, बिल्कुल सही है। एक डेमोक्रेसी का फीचर हमने देखा है फर्स्ट चैप्टर में कि वहाँ जहाँ भी कोई डेमोक्रेसी होगी, कोई भी कंट्री अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। रीज़न क्या है? इन चाइना इलेक्शंस आर ऑलवेज कंडक्टेड इन फ्री एंड फेयर मैनर, तो ये बिल्कुल गलत है। चाइना में इलेक्शंस फ्री एंड फेयर मैनर में कंडक्टेड नहीं होते हैं, वहाँ पे एक ही पार्टी का डोमिनेंस रहता है। दूसरी पार्टीज़ माइनर पार्टीज़ होती हैं, छोटी पार्टीज़ होती हैं, उनमें से भी अगर किसी पार्टी को या किसी कैंडिडेट को चुनाव लड़ना होता है तो उसको उसी एक पार्टी से ही परमिशन लेनी होती है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है, तो उससे परमिशन लेकर ही उनको इलेक्शन लड़ना होता है और अल्टीमेटली अंत में गवर्नमेंट जो है उसी पार्टी की बनेगी। तो इस तरह से हम ये नहीं कह सकते हैं कि चाइना के अंदर जो इलेक्शन होते हैं वो फ्री एंड फेयर मैनर में कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा रीज़न गलत हो जाएगा, लेकिन असर्शन हमारी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा आंसर हो जाएगा ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। आज के लिए बेटा इतने ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ
और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करिए और समझने की कोशिश करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।